हाय एवरीवन। मैं सबसे पहले आप सभी को वेलकम करना चाहूंगा डैज़लिंग करियर प्लेटफॉर्म पे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं क्या मजेदार चीज करूंगा मैं सबसे पहले बता देता हूं। अब तक आपने आपके रिच रिग्रेशन को प्रोबेबिलिस्टिक वे में समझा है सर, मैप एस्टिमेशन के थ्रू समझा है। ओके, अब मैं आपको इसका लीनियर एल्जेब्रा का पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। लीनियर एल्जेब्रा, और मैं पहली बार बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन से ज्यादा मजेदार है लीनियर एल्जेब्रा का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आपके ओएलएस में मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी का ज्यादा इंटरप्रिटेशन ज्यादा अमेजिंग था, पर रिच रिग्रेशन में लीनियर एल्जेब्रा का पर्सपेक्टिव ज्यादा अमेजिंग है। ठीक है, ये शायद से आपने नहीं इमेजिन किया होगा, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ओके, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली 2 मिनट में ही सॉल्व कर दूंगा, पर उसके लिए जो मैं डेरिवेशन चूज करूंगा ना, वो बहुत अमेजिंग होगा। इस लेक्चर को पूरा देखिएगा। गिवन अ सेट ऑफ ट्रेनिंग पेयर्स, आपके सामने एक ट्रेनिंग डेटा सेट है जिसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा। ऐसे कितने ऑब्जर्वेशन है सर आपके पास? एन ऑब्जर्वेशन है। आपका हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए जो एक्स है वो डी फीचर का है। आपके हर एक आयत ऑब्जर्वेशन के लिए जो वाई है वो एक सिंगल रियल वैल्यू है। यहाँ पे नोट करिए, जनरली हम आयत ऑब्जर्वेशन इस तरह से बताते थे। उन्होंने कैसे बताया है सर? उन्होंने ऐसा बताया है, सबस्क्रिप्ट में लिखा है। ठीक है, तो जो नोटेशन आपका एग्जामिनर यूज करेगा उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। वी वांट टू फाइंड अ लीनियर फंक्शन, ये हमें लीनियर फंक्शन फाइंड करना है जो इस ट्रेनिंग डेटा सेट पे फिट हो सके। इसका काम क्या है सर? जो मिनिमाइज करता हो एक ट्रेड ऑफ को। हमें ट्रेनिंग एरर को भी मिनिमाइज करना है, मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम से कम रखना है। मतलब आप ऐसा सोच सकते हो कि आप ऐसा मॉडल फिट करना चाहते हो जो डेटा को भी फिट करता हो एंड मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम करता हो। तो डेफिनेटली हम रिच रिग्रेशन का हेल्प लेने वाले हैं। ओके, ये ट्रेड ऑफ क्यों है सर? अगर आप ज्यादा सिंपल मॉडल करते गए तो ट्रेनिंग एरर बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली एक ट्रेड ऑफ है, पर हमें दिमाग लगा के मिनिमाइजेशन करना है यहाँ पे। ओके, तो आप कैसे आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर ढूंढते हो सर? इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढते हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, आपके डब्ल्यू वेक्टर आप जो ढूंढ रहे हो उसका साइज क्या होगा बताया गया है। आप देखिए, डी क्रॉस वन का साइज होगा बताया गया है। आपके आपके पास कितने फीचर्स थे सर? आपके हर एक एक्स में डी फीचर्स थे, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे मेरा हर एक एक्स डी फीचर्स का है। ठीक है, हर एक एक्स आपके पास डी फीचर का है। मतलब इसे डेटा सेट के टर्म्स में आप कैसे सोच सकते हैं? डेटा सेट के टर्म्स में ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास ऐसे डी फीचर्स हैं, ठीक है, और एक लेबल है। ऐसा आपके पास डेटा सेट है, तो आपका भी दिमाग चलता होगा कि इस फीचर के लिए एक पैरामीटर आएगा, इसके लिए भी एक पैरामीटर आएगा, इसके लिए भी एक पैरामीटर आएगा, इसके लिए भी पैरामीटर आएगा। अगर इंटरसेप्ट होता तो और एक पैरामीटर आता, पर यहां पे तो उन्होंने सिर्फ डीप कंपोनेंट्स रखे हैं आपके डब्ल्यू वेक्टर में। तो आप डेफिनेटली इन फीचर्स के कोफिशिएंट्स यहां पे रखे हो, आप इंटरसेप्ट के लिए वरीड नहीं हो। ओके, तो ये पर्टिकुलर मॉडल नो इंटरसेप्ट वाला मॉडल है। तो आप यहां पे सोच सकते हो कि आपके पास जो डेटा है सेंटर किया हुआ डेटा है, ऐसा आप सोच सकते हो। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है सर? आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर आपको ढूंढना है। ओके, इट इज पॉसिबल टू डिराइव अ क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशन, मतलब एक डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर द पैरामीटर वेक्टर डब्ल्यू हैट। जो आप डब्ल्यू हैट वेक्टर ढूंढ रहे हो उसके लिए एक डिराइव करना पॉसिबल है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो डायरेक्टली मिनिमाइज कर सकता है आपके कॉस्ट फंक्शन को। तो वो फॉर्मूला आपको क्या होगा पूछा गया है। ओके, ये मैं डिराइव डेफिनेटली करूंगा, पर यहां पे जो आप सिस्टम सॉल्व करोगे ना वो कुछ ऐसा होगा, एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई, ओके, इंटू डब्ल्यू हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। आप सोच सकते हैं कि आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करोगे और आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर ढूंढोगे। मैं डिराइव करने वाला हूं थोड़ी देर में, पर ये मेरे हिसाब से आपको सेंस बनता होगा। ओके,
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 सोचा है, तो मैटर नहीं करता कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, आपका ये ओवरऑल मैट्रिक्स डेफिनेटली सिंगुलर नहीं है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका इनवर्स तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो क्यों ना इसके इनवर्स से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करूं। ओके, तो आप क्या देख सकते हैं सर, ये एक मैट्रिक्स है जिसका यहाँ पे इनवर्स है, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से आपका डायरेक्टली वो फॉर्मूला आपको मिल गया जो आपको पूछा जा रहा था। ओके, ओके सर, तो अभी हमने इस क्वेश्चन को तो आंसर किया है, पर अभी भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके रिच रिग्रेशन को लीनियर अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढ रहे हो। अगर मैं यहाँ से ये हाफ कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से ये हाफ कॉमन ले लूं, तो यहाँ से आप ये 2 हटा सकते हैं, राइट, लैम्डा बाई 2 में से। तो मैंने 2 हटा दिया। तो ध्यान दीजिए, क्या ये हाफ आपके डब्ल्यू वेक्टर के सर्च में मैटर करता है क्या? आप ऐसा भी तो बोल सकते हो, क्यों ना मैं आपके इस अंदर वाले पार्ट को मिनिमाइज करते हुए अपने डब्ल्यू वेक्टर को ढूंढो, राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर मेरे इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में मैटर नहीं करता। ठीक है, तो मैं इस ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में से इस पॉजिटिव नंबर को यहां से हटा देता हूं, और मैं सोचता हूं कि मुझे आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपना डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना है, क्योंकि मेरा आंसर सेम ही आएगा सर। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपके सामने एक डेटा सेट कंसीडर कर रहा हूं, मैं आपके सामने एक डेटा सेट कंसीडर कर रहा हूं जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ताकि हम कुछ नंबर्स बाद में पुट करके चेक कर सकें। ओके, जो भी हम बातें कर रहे हैं उसमें कुछ सेंस बना सके। तो यहाँ पे इस डेटा सेट में आप क्या देख सकते हैं सर, 2 फीचर्स हैं, और यहाँ पे हम इंटरसेप्ट नहीं कंसीडर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो डब्ल्यू वेक्टर होगा उसमें 2 पैरामीटर्स होंगे, x1 फीचर के लिए एक पैरामीटर, x2 फीचर के लिए एक पैरामीटर। ओके, आपके पास 2 फीचर्स थे तो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आ गए। तो उस हिसाब से ना यहाँ पे थोड़ा इस कॉस्ट फंक्शन को ना मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मुझे बताइए आपके इस पार्ट को, मैं क्या बोल रहा हूं, आपके इस पार्ट को सिर्फ आपके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप लिख सकते हो, राइट। इसे कैसे लिखोगे सर, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। जहां पे मेरा एक्स मैट्रिक्स में क्या सोचूंगा सर, मेरा एक्स मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है, ठीक है, और मेरा वाई वेक्टर में क्या सोचूंगा सर, मेरा वाई वेक्टर ये वेक्टर है, और आपका डब्ल्यू वेक्टर में क्या सोचूंगा सर, मेरा डब्ल्यू वेक्टर ये वेक्टर है। तो ऑटोमेटिकली, राइट, आपके इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो। ये हमने अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन में देखा था। ओके, मुझे बताइए, ये प्लस लैम्डा में वैसे के वैसे यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले प्लस लैम्डा, क्या आपके इस पार्ट को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में आप कुछ लिख सकते हैं क्या? इसे आप कैसे देख सकते हो सर, अगर 2 कंपोनेंट्स हो गए डब्ल्यू वेक्टर में सिर्फ, तो यहाँ पे W1 स्क्वायर है और W2 स्क्वायर है, राइट। अगर आपके पास सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स हैं तो इसे कैसे देख सकते हो, W1 स्क्वायर प्लस W2 स्क्वायर। तो इसे W वेक्टर के फॉर्म में सोचिए कि मेरा W वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं, ये है मेरा W वेक्टर। तो इसे मैं ऐसे देख सकता हूं कि मेरा W वेक्टर का मैंने नॉर्म का स्क्वायर किया होगा, ठीक है। तो इस पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, W वेक्टर को मैंने L2 नॉर्म का उसका स्क्वायर किया होगा। ओके, तो आपके इस कॉस्ट फंक्शन को आप ऐसे देख पा रहे हो। ओके, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को आप ऐसे देख पा रहे हो। ओके, और आपको क्या बताया गया है, आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपको आपका W वेक्टर ढूंढना है। तो मैं आपका ये कॉस्ट फंक्शन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में जो आपने लिखा है एज इट इज यहां पे लिख लेता हूं। ये आपने क्या पाया सर, एक मिनट, थोड़ा नीचे लिखते हैं। ये आपने क्या पाया सर, एक्स डब्ल्यू माइनस वाई नॉर्म स्क्वायर प्लस
लैम्डा इंटू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लैम्डा एक फाइनली एक कोई तो एक नंबर है, राइट, कोई तो एक स्केलर वैल्यू है, तो इसे इस नॉर्म स्क्वायर के अंदर भी तो ले सकते हैं। बस यहाँ पे स्क्वायर है, बस यहाँ पे स्क्वायर है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा टेक केयर करना पड़ेगा उस चीज का। तो वो कैसे दिखाई देगा सर? यहाँ पे आपको रूट लैम्डा इस तरह से यहाँ पे लिखना होगा। ओके, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो। अब मुझे बताइए, यहाँ पे हर पार्ट का साइज क्या है? ठीक है, जैसे मैं पूछता हूं कि आपके इस वेक्टर का साइज क्या है, आपके इस वेक्टर का साइज क्या है, दोनों वेक्टर का साइज सेम होना चाहिए। और आपके वाई वेक्टर का साइज मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ 3x1 है। वाई वेक्टर का साइज 3x1 है, तो इस वेक्टर का भी साइज 3x1 ही होना पड़ेगा। ठीक है, आपके डब्ल्यू वेक्टर का साइज क्या है सर? 2x1 है, तो इस ओवरऑल वेक्टर का साइज भी 2x1 ही होना पड़ेगा। तो मैं ऐसा सोच सकता हूं कि इस ओवरऑल वेक्टर का भी साइज क्या होना पड़ेगा सर? 3x1 ही होना पड़ेगा, राइट, क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद साइज तो सेम ही आना है। ओके, तो इन दोनों वेक्टर्स को ना यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं। सबसे पहले ये है आपका एक 3x1 का वेक्टर इस एग्जाम्पल के हिसाब से, और यहाँ पे है आपका एक 2x1 वेक्टर। ये जो कुछ भी हम साइज लिख रहे हैं ना, आपके इस एग्जाम्पल के कंसिडरेशन में लिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ तो वैल्यूज कंसीडर कर लेता हूँ। तीन कंपोनेंट्स यहाँ पे कुछ तो डिसाइड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए कुछ तो एक नंबर होगा, बी कुछ तो एक नंबर होगा, सी कुछ तो एक नंबर होगा। वैसे यहाँ पे आप क्या बता सकते हो, यहाँ पे भी एक ई कुछ तो एक नंबर होने वाला है, एफ कुछ तो एक नंबर होने वाला है। अब मैं आपको आपके ना ब्लॉक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट का यूज करने के लिए बोलूंगा। ब्लॉक मैट्रिक्स, मैं चाहता हूं कि मैं एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाऊं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, आपके एक्स डब्ल्यू माइनस वाई मैट्रिक्स के नीचे आपका रूट लैम्डा डब्ल्यू मैट्रिक्स रख दूंगा। ठीक है, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं बताता हूं क्यों कर सकते हैं। क्योंकि इस वेक्टर का साइज है 3x1 और आपके इस वेक्टर का भी साइज है 3x1। तो ये दोनों जो ब्लॉक्स मैट्रिक्स मतलब आपने रखे हैं, उनमें सेम कॉलम्स हैं, तो आप उन्हें एक के नीचे एक रख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ब्लॉक मैट्रिक्स से कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये आपका जो ये मैट्रिक्स है या फिर ये जो आपका वेक्टर है वो कैसे दिखाई देगा सर? सबसे पहले उसमें ए कंपोनेंट होगा, फिर बी कंपोनेंट होगा, फिर सी कंपोनेंट होगा, फिर बाद में ई कंपोनेंट होगा, बाद में एफ कंपोनेंट होगा। इस तरह से आपने एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया। अब मैं आपको क्वेश्चन करता हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं बताइए मुझे इस नॉर्म स्क्वायर का आंसर क्या है? इस नॉर्म स्क्वायर का आंसर क्या है इस पर्टिकुलर वेक्टर के हिसाब से? तो आप बताओगे इसका आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं बताऊं पूछ रहा हूं इस वेक्टर का बताइए नॉर्म स्क्वायर क्या है, मतलब इसका आंसर क्या है? तो आपको सिंपली क्या करना है सर, इस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर लेना है। तो वो क्या होगा? ई स्क्वायर होगा प्लस एफ स्क्वायर होगा। तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन कैसे दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, राइट। अब ये हटा देता हूं मैं पिक्चर में से, क्योंकि ज्यादा जगह नहीं है हमारे पास। तो मैं देख पा रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे देख सकता हूं। ये सेम एक्सप्रेशन मैं यहां पे भी क्रिएट कर सकता हूं। मुझे क्या क्रिएट करना है पता है? सिंपली मुझे सोचना है कि मुझे इस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर लेना है। मुझे इस वेक्टर का नॉर्म स्क्वायर लेना है। तो ये कैसे दिखाई देगा सर? ये भी वैसे ही दिखाई देगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, राइट। तो कितना अमेजिंग चीज हो गया, मैंने बताया कि ये फॉर्म इक्विवेलेंट है इस फॉर्म से। तो अभी मैं आपके इस कॉस्ट फंक्शन के जगह इस कॉस्ट फंक्शन को यूज करना है ऐसा सोचूंगा। ओके, तो चलिए लिख देते हैं। सबसे पहले इस डेटा सेट को मैं पीछे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ओके, तो आपका वो कॉस्ट फंक्शन क्या है सर, जो अभी अभी आपने डिराइव किया? आपका कॉस्ट फंक्शन है ये एक्स डब्ल्यू माइनस वाई रूट लैम्डा इंटू डब्ल्यू, राइट। इस वेक्टर के नॉर्म स्क्वायर को आपने क्या समझा है? आपका कॉस्ट फंक्शन समझा है, इस वेक्टर के नॉर्म स्क्वायर को। अभी यहां पे ध्यान दीजिए,
क्या हो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मुझे एक जीरो वेक्टर लिखना है, कोई प्रॉब्लम होगा कि आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इस जीरो वेक्टर का साइज क्या होना चाहिए सर? 2x1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वेक्टर का साइज 2x1 है। ओके। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? आप बोलोगे सिर्फ इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का साइज ना 2x2 सोचना। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर का साइज 2x1 है। तो होगा क्या कि इस ओवरऑल पार्ट का साइज 2x1 बनेगा। ये तो एक फाइनली एक स्केलर है। इस ओवरऑल पार्ट का साइज 2x1 बनेगा जो इससे मैच करेगा। तो डेफिनेटली ये सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये मैथमेटिकली वैलिड है ऐसे लिखना। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, यहाँ पे मैं W कॉमन देख पा रहा हूं। तो आपके इस एक्सप्रेशन को ना मैं ऐसे लिखने वाला हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, W कॉमन ले लीजिए और आपके यहाँ पे एक नया ब्लॉक मैट्रिक्स क्रिएट करिए और यहाँ पे माइनस के साथ यहाँ पे भी एक नया ब्लॉक मैट्रिक्स लिखिए। पहला ब्लॉक मैट्रिक्स में क्या देख सकते हो सर? एक्स देख सकते हो, स्क्वायर रूट लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख सकते हो। दूसरे ब्लॉक मैट्रिक्स में क्या देखोगे सर? यहाँ पे एक वाई वेक्टर देखोगे और यहाँ पे आपका एक जीरो वेक्टर देखोगे। ठीक है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स और ये ब्लॉक मैट्रिक्स भी वैलिड है। आपके इस पार्ट को ऐसे लिखना वैलिड है, मैं बताता हूं क्यों। ठीक है, आपका W वेक्टर यहाँ पे 2x1 का ही है। आपका X का साइज क्या है सर? आपके X मैट्रिक्स का साइज क्या है? यहाँ पे देखिए, आपके X मैट्रिक्स का साइज है 3x2। राइट, आपके X मैट्रिक्स का साइज है 3x2। मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का साइज क्या है सर? इस मैट्रिक्स का साइज है 2x2। आपने ऊपर सोचा था राइट, 2x2। आपके Y वेक्टर का साइज क्या है सर? 3x1। Y वेक्टर का साइज है 3x1। जीरो वेक्टर का साइज क्या सोचा है आपने सर? 2x1। यहाँ पे 2x1। ये ब्लॉक मैट्रिक्स और ये ब्लॉक मैट्रिक्स भी वैलिड है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ब्लॉक में भी, मतलब ऊपर वाले मैट्रिक्स में भी दो कॉलम्स है, नीचे वाले मैट्रिक्स में भी दो कॉलम है। ऊपर वाले मैट्रिक्स में भी एक कॉलम है, नीचे वाले मैट्रिक्स में भी एक कॉलम है। तो डेफिनेटली ये भी एक वैलिड ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये भी एक वैलिड ब्लॉक मैट्रिक्स है। ओके सर, ओके। मैं होप कर रहा हूं कि इतना पार्ट आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या करने वाला हूं। इसे मैं आपका कॉस्ट फंक्शन जे बुला रहा हूं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं पता है, आपके आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है ना, ब्लॉक मैट्रिक्स, उसे मैं एक्स टिल्डा मैट्रिक्स बुलाने वाला हूं। ठीक है, आपका ये जो ब्लॉक मैट्रिक्स है उसे मैं एक एक्स टिल्डा मैट्रिक्स बुलाने वाला हूं। और आपका जो ये वाला मैट्रिक्स है उसे मैं वाई टिल्डा बुलाने वाला हूं। ठीक है, ओके। आपके एक्स टिल्डा मैट्रिक्स का साइज बता सकते हो क्या क्या होगा? आपके एक्स टिल्डा मैट्रिक्स का साइज बता सकते हो कि क्या होगा? कॉमन सेंस यूज करिए। एक्स में कितने रोज थे सर? 3 रोज थे। इसमें कितने रोज है सर? 2 रोज है। तो डेफिनेटली इसका साइज है 5x2। राइट, जैसे यहाँ पे मैं वापस से आपको लिख के बता देता हूँ चाहिए तो, एक्स का साइज है 3x2। आपके इस मैट्रिक्स का साइज है 2x2। राइट, तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स में मेरे को 5 रोज दिखाई देंगे और 2 कॉलम्स दिखाई देंगे। इसका साइज बताइए क्या सर? आपके y का साइज है 3x1, जीरो वेक्टर का साइज था 2x1। तो आपके इस y टिल्डा का साइज क्या होगा सर? 5x1। ओके, तो आपका ये जो कॉस्ट फंक्शन है ना, मैं कुछ ऐसा देख सकता हूं कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है x टिल्डा और यहाँ पे एक वेक्टर है w और यहाँ पे एक वेक्टर है y टिल्डा और आपका ये है कॉस्ट फंक्शन। और आपको बताया गया है कि आपको आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका w वेक्टर ढूंढना है। क्या करना है सर? आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका W वेक्टर ढूंढना है। तो ये कहानी मुझे अपने लीनियर रिग्रेशन वाली कहानी की जैसे दिखाई दे रही है। राइट, जहां पे आपने प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट को यूज किया था। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूं यहाँ पे चाहिए तो। आपने आपका जे क्या देखा सर? एक्स टिल्डा इंटू डब्ल्यू वेक्टर माइनस वाई टिल्डा वेक्टर, इसका नॉर्म स्क्वायर है। और आपको बताया गया है कि आपके इस जे को मिनिमाइज करते हुए आपको आपका W वेक्टर ढूंढना है। आपके OLS की कहानी याद करिए, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन की कहानी याद करिए। वहां पे आप क्या करते थे सर?
एक्स टीटा माइनस वाई, इसके नॉर्म स्क्वायर को मिनिमाइज करते हुए आपका आप टीटा वेक्टर ढूंढते थे। और वो टीटा वेक्टर तो मैंने आपको डायरेक्टली ढूंढना बता दिया था। आपको क्या करना है, एक्स ट्रांसपोज एक्स लिखना है। ये एस्टिमेटेड पैरामीटर आएगा यहाँ पे, पैरामीटर वेक्टर, और यहाँ पे आपका एक्स ट्रांसपोज वाई लिखना है। आपको क्या करना होता है सर, सिंपली आपके इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करना होता है। आपको इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करके आपका टीटा वेक्टर मिल जाएगा, वो होगा ये टीटा वेक्टर। राइट, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन में हमने जाना है। बस आपका ये जो मैट्रिक्स है एक्स, यहाँ पे एक्स टिल्डा बन गया है, यहाँ पे जो आपका वाई था वो यहाँ पे वाई टिल्डा बन गया है। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं क्या बता सकता हूँ सर, ऐसे ही बता सकता हूँ। इसका सॉल्यूशन होगा एक्स टिल्डा का ट्रांसपोज लेना है, एक्स टिल्डा रखना है, और यहाँ पे मेरा वो एस्टिमेटेड पैरामीटर वेक्टर आएगा, और यहाँ पे क्या करूंगा सर, एक्स टिल्डा का ट्रांसपोज करूंगा, और यहाँ पे मैं वाई टिल्डा वेक्टर रखूंगा। इसे मैं टिल्डा नाम से बुला रहा हूँ। ओके, बस मैंने एक्स की जगह क्या किया है सर, यहाँ पे जहां पे भी एक्स है वहां पे एक्स टिल्डा लिखा, जहां पे भी वाई है वहां पे वाई टिल्डा लिखा। तो मैं बोल सकता हूं कि आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हो, आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना चाहते हो, राइट? तो इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करिए, आपको आपका डब्ल्यू वेक्टर मिल जाएगा। सिंपल सी कहानी। ओके, अब आपका एक्स टिल्डा तो मेरे पास है, वाई टिल्डा तो मेरे पास है, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं उसे सबसे पहले। आपका एक्स टिल्डा क्या है सर, एक्स है रूट लैम्डा आई, ऐसा आपका एक एक्स टिल्डा मैट्रिक्स है। आपका वाई टिल्डा कैसा है सर, वेक्टर वाई है, और यहां पे एक जीरो वेक्टर है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिए जीरो वेक्टर है, ठीक है, ये जीरो वेक्टर है। तो इस एक्सप्रेशन में आपका एक्स टिल्डा यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वाई टिल्डा यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, और देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपका मैं एक्स टिल्डा वाला वेक्टर लिख लेता हूं, या फिर ब्लॉक मैट्रिक्स लिख लेता हूं, और मुझे क्या करना है सर, इसका ट्रांसपोज लेना है। अभी मैं यहाँ पे सिंपली आपका एक्स टिल्डा वाला पार्ट लिख लेता हूँ, एक्स रूट लैम्डा आई, और यहाँ पे मैं आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर लिख रहा हूँ, और वापस से यहाँ पे मुझे एक्स टिल्डा का ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेना है, और आपका वाई टिल्डा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, मैंने क्या किया सर, ये वाला पार्ट यहाँ पे रखा ट्रांसपोज के साथ। मैं होप कर रहा हूँ कि इसमें आप सेंस बना पा रहे हो। अब यहाँ पे ना आपके ब्लॉक मैट्रिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रॉपर्टी है। अगर आपके ए एक मैट्रिक्स है और ये एक बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, उसे यूज करके आपने एक ब्लॉक मैट्रिक्स बनाया है, और किसी ने बताया कि इसका ट्रांसपोज लीजिए, तो आपको सिंपली क्या करना है सर, इसे इस तरह से लिखना है, और आपको ए का भी यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है, बी का भी यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी यूज करिए और यहाँ पे भी यूज करिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है। तो सेम लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, सबसे पहले एक्स वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिखूंगा, रूट लैम्डा आई को मैं यहाँ पे लिखूंगा, और मुझे क्या करना होगा सर, इसका भी ट्रांसपोज लेना है, और इसका भी वापस से अंदर ट्रांसपोज लेना है। अभी ये वाला ही पार्ट यहाँ पे एज इट इज देख सकते हो, तो ये एज इट इज यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, एक्स ट्रांसपोज और रूट लैम्डा आई का ट्रांसपोज। ठीक है, मैंने क्या किया सर, इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिखा, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये बाकी का पार्ट एज इट इज नीचे लिख लेते हैं, एक्स रूट लैम्डा आई, और यहाँ पे आपका डब्ल्यू हैट वेक्टर है, और यहाँ पे आपका वाई जीरो वाला एक वेक्टर है। एक्चुअली ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, ये भी ब्लॉक मैट्रिक्स है। ओके, तो ये बाकी का पार्ट इरेज कर देता हूं, ये अभी काम का नहीं है मेरे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट? ध्यान से देखिए, ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज ले रहे हो। तो डायगोनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद ही होता है, यहां से हटा सकते हो। ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसका भी ट्रांसपोज वो खुद ही होगा। ठीक है, ओके। अब आप सिंपली ये ऑपरेशन को परफॉर्म करिए, ये ऑपरेशन को परफॉर्म करिए। इस ऑपरेशन को जब आप परफॉर्म करोगे, एक तरह से आप इसे कैसे समझ सकते हो,
राइट, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये कैसे दिखाई देगा सर? एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका डब्ल्यू हैट मैं एज इट इज नीचे लिख लेता हूं। अब आपको क्या करना है सर? आपके इस पार्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, जैसे आप नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही करते हैं। एक्स ट्रांसपोज वाई प्लस 0। पर यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो 0 है ना, वो एक वेक्टर था, तो एक जीरो वेक्टर है, पर फाइनली एक वेक्टर के साथ ही ऐड हो रहा है, तो ये जीरो वेक्टर मेरे लिए मैटर नहीं करता। ओके, तो आपका डब्ल्यू हैट को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है, जो अभी आपके ओरिजिनल एक्स मैट्रिक्स के फॉर्म में, ओरिजिनल एक्स मैट्रिक्स और ओरिजिनल वाई वेक्टर के फॉर्म में है। राइट, आपको याद है? राइट, ये आपका ओरिजिनल एक्स मैट्रिक्स है, ये आपका ओरिजिनल एक्स मैट्रिक्स है, ये आपका ओरिजिनल वाई वेक्टर है। ठीक है, तो आपका जो डब्ल्यू हैट वेक्टर रिच रिग्रेशन के हिसाब से ढूंढ रहे हो, वो इस फॉर्मेट में आ चुका है। ओके, अब मैं इस एक्सप्रेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। एक्स ट्रांसपोज एक्स प्लस लैम्डा आई डब्ल्यू हैट इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज वाई। तो अगर आपने सोचा है कि आपका लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, ये मैंने डिस्कस किया था, राइट? तो इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आपका वो फॉर्मूला आ जाता है जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि उस फॉर्मूला में अभी आप ज्यादा सेंस बना पा रहे हो कि हाँ वो सच, वो एक्चुअली एक ट्रू फॉर्मूला है। पर इस लेक्चर का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? हमें समझना था आपके, हमें क्या समझना था? आपके रिच रिग्रेशन को लीनियर एल्जेब्रा पर्सपेक्टिव से समझना था, आपके लीनियर रिग्रेशन को लीनियर एल्जेब्रा पर्सपेक्टिव से समझना था। ओके, तो मैं आपका ना इस पार्ट पे वापस आया हूं, मैं आपके वापस से इस एक्सप्रेशन पे वापस आया हूं। समझिए, ये एक्सप्रेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं वापस से लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे, इस डेटा सेट को कॉपी करता हूं और इस एक्सप्रेशन को वापस से लिखता हूं। तो आपका जो एक्सप्रेशन था कॉस्ट फंक्शन का, वो कैसे दिखाई देता है सर? एक्स रूट लैम्डा आई डब्ल्यू माइनस वाई, और यहां पे आपका एक जीरो वेक्टर है, और आपका ये है आपका कॉस्ट फंक्शन। तो इसे समझने की कोशिश करिए, फॉर एग्जाम्पल इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैं आपका ए मैट्रिक्स बुला सकता हूं, जैसे इसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपका ए मैट्रिक्स बुला सकता हूं, और इसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपका बी वेक्टर बुला सकता हूं। तो आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ध्यान से देखिए। आपको बोला गया है कि आपके इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढिए, मतलब आपको क्या करना है सर? इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हुए आपका डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हुए अपना डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करते हुए अपना डब्ल्यू वेक्टर ढूंढना है, ऐसा आप सोच सकते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका बैक ऑफ द माइंड ऐसा आप सोच सकते हैं कि शायद से यहां पे ना ए एक्स इक्वल टू बी का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, शायद से ए एक्स इक्वल टू बी का नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। इसलिए तो मैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के थ्रू इस एक्स वेक्टर को ढूंढ रहा हूं। ये हमने लीनियर रिग्रेशन में रिलेट किया है सर, ये लीनियर रिग्रेशन में हमने रिलेट किया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ए मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा सर? ए मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, आपका ए मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा। ए मैट्रिक्स है कि मुझे आपके एक्स मैट्रिक्स को सबसे पहले लिखना है, फिर उसके नीचे रूट लैम्डा आई को लिखना है। तो आपका ए मैट्रिक्स कैसे दिखाई देता है, देखिए, उसमें दो पार्टीशंस है, राइट? दो पार्टीशंस है। सबसे पहले आपके एक्स मैट्रिक्स को यहां पे लिखते हैं। एक्स मैट्रिक्स क्या है सर? ये है आपके डेटा सेट के हिसाब से, अभी आपके उन वैल्यूज का मैं यूज कर रहा हूं ताकि आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर हो सके। ये है आपका एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, आपका ये मैट्रिक्स कैसे दिखाई देगा सर? ये भी आपको दिखाई देता होगा, ये मैट्रिक्स ऐसे दिखाई देगा।
ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि आपका बी वेक्टर आपको कैसे दिखाई दे रहा है। बी वेक्टर क्या है सर? वाई के कॉलम में जीरो वाला एक वेक्टर स्टैक करना है एक तरह से, ठीक है। तो आपका बी वेक्टर मैं यहां पे लिख देता हूं। आपका बी वेक्टर है कुछ ऐसा। आपको क्या करना है सर, इसमें भी दो पार्टीशंस हैं। सबसे पहले क्या है, ये वाला पार्ट यहां पे आएगा, फिर नीचे दो जीरोस आएंगे, -2 -3 5 0 0, ठीक है। तो आपको क्या करना है सर, इस ए को यूज करके, इस बी को यूज करके आपका एक लीनियर सिस्टम बनाना है। और आप सोच सकते हो कि वहां पे नो सॉल्यूशन शायद से एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए आप इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। इसे मैं लिखता हूं पीछे, एक मिनट। आपका ए एक्स इक्वल टू बी, ये कैसे दिखाई देता है देखिए। ए एक्स नहीं है, ए डब्ल्यू है। ए डब्ल्यू इक्वल टू बी, ठीक है। ए मैट्रिक्स में क्या है सर, -1 -2 0 0 1 2, -1 -2 0 0 1 2, ओके। और यहाँ पे रूट लैम्डा है, यहाँ पे रूट लैम्डा है। और यहाँ पे क्या थे सर, वाई के वैल्यूज, मतलब ये वैल्यूज क्या है सर, -2 -3 5, -2 -3 5 0। इनफैक्ट आपके डब्ल्यू वेक्टर में भी लिख दीजिए ना दोनों कंपोनेंट्स, ठीक है। तो आप इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, पर यहां पे आपको नो सॉल्यूशन मिला था। यहां पे आपको नो सॉल्यूशन मिला था, जो डेफिनेटली आप सेंस बना सकते हो। मैं बताता हूं क्यों। अगर आप आपके इस लीनियर सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप सोच सकते हो कि आपके पास 5 लीनियर इक्वेशंस हैं, 5 लीनियर इक्वेशंस, जिसमें से आपका चौथा लीनियर इक्वेशन क्या है और आपका पांचवा लीनियर इक्वेशन क्या है, वो मैं लिख के बताता हूं। चौथा लीनियर इक्वेशन इसके हेल्प से बनेगा, √λ इंटू W1 प्लस 0 इंटू W2 इक्वल टू 0, ठीक है। और आपका पांचवा पांचवा एक्सप्रेशन क्या है सर, पांचवा एक्सप्रेशन किसके हेल्प से बनेगा, पांचवे रो के हेल्प से, ठीक है। वो क्या होगा सर, 0 इंटू W1 प्लस √λ इंटू W2 इक्वल टू 0। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो, मतलब आपका कॉमन सेंस भी बताएगा, तो मतलब इन दोनों इक्वेशंस के हिसाब से तो W1 भी 0 आना चाहिए, W2 भी 0 आना चाहिए। पर ये जो आप सॉल्यूशन सोच रहे हो ना, वो ये बाकी के लीनियर इक्वेशंस को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि आपका पहले रो को यूज करके आपका पहला लीनियर इक्वेशन बनाइए, पहला लीनियर इक्वेशन वो कैसे दिखाई देगा सर, -1 इंटू W1 -2 इंटू W2, इसका आंसर आना चाहिए, उन्होंने बताया -2। पर अगर आप यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करोगे, तो वो राइट साइड के साथ मैच नहीं करेगा। तो ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे नो सॉल्यूशन है सर, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, ओके। एक मिनट, यहाँ पे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, पर यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन तो ढूंढ सकता हूं ना। कैसे ढूंढ सकता हूं सर, मैं करूंगा बी को, आपके बी वेक्टर को ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्ट करने की कोशिश करूंगा, प्रोजेक्ट ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑन कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। मैं कॉलम स्पेस पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकता हूं। तो यही कहानी है एक्चुअली आपके रिज रिग्रेशन की। तो एक्चुअली आपके पास, आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास ओरिजिनल जो डेटा सेट दिया गया था, आपके पास जो ओरिजिनल जो डेटा सेट दिया गया था, उसमें x1 एक फीचर था, x2 एक फीचर था, एक y वाला कॉलम था, राइट। आपका ओरिजिनल डेटा सेट कैसा था सर, ऐसा था, ऐसा कुछ तो था, राइट। पर उसमें आप सोच सकते हैं कि आपने एडिशनली, जितने आपके पास पैरामीटर्स हैं, उतने आपने एडिशनली डेटा पॉइंट्स खुद से ऐड किए हैं, ठीक है। एक डेटा पॉइंट ये है,
और आपका एक दूसरा डेटा पॉइंट आपने ये ऐड किया है, और आप इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए आपका ओएलएस मेथड यूज कर रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो रिच रिग्रेशन की कहानी क्या है सर? रिच रिग्रेशन में भी हम एक्चुअली लीनियर रिग्रेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं, पर इस डेटा सेट के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इस डेटा सेट के लिए। ओके, तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है चीजें, पर अभी चीजें इंटरेस्टिंग मैं करता हूं आपके लिए। ओके, क्योंकि रिच रिग्रेशन की कहानी हमें क्या बताती है कि जब लैम्डा इक्वल टू 0 होगा, तब सिंपली आपको ओएलएस मेथड के थ्रू आपको सॉल्यूशन निकालना था, ऐसा आप सोच सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाना था, ऐसा आप सोच सकते हैं। सिर्फ आपको लीनियर रिग्रेशन के हिसाब से आपका पैरामीटर्स एस्टिमेट करने हैं। क्या वो हो रहा है क्या? सोचने की कोशिश करिए। लैम्डा का वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो होगा क्या? ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ये वाला भी पार्ट 0 बन जाएगा, ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा, ये वाला भी पार्ट 0 बन जाएगा। तो एक तरह से अभी जो आपका बी वेक्टर है, उसमें ये वाले कंपोनेंट्स में तो कुछ है ही नहीं इंफॉर्मेशन। वैसे ही आपके इस कॉलम में भी कुछ नहीं है, इस कॉलम में भी कुछ नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली सोच सकते हैं कि चलो मैं तो फिर अपने इस डेटा सेट पे ही लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं। मैं अपने इस डेटा सेट पे ही अपना लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहा हूं, राइट? क्योंकि ये वाला भी पार्ट, मतलब ये रो में भी सारे एलिमेंट 0 हैं, ये रो में भी सारे एलिमेंट 0 है, तो मैं सोच सकता हूँ कि मेरे पास इतना ही डेटा सेट है। और मैंने आपको बताया था, राइट, रिच रिग्रेशन में आप सोचते हो कि जितने आपके पास पैरामीटर्स हैं उतने आपने एडिशनली रोज क्रिएट किए हैं, पर लैम्डा इक्वल टू 0 पे कोई रो क्रिएट ही नहीं हुआ, ऐसा आप सोच रहे हो। लैम्डा इक्वल टू 0 पे कोई रो एक्स्ट्रा क्रिएट ही नहीं हुआ, ऐसा आप सोच रहे हो। वापस से सुनिए मेरी बात। रिच रिग्रेशन की कहानी क्या है? रिच रिग्रेशन की कहानी, जितने पैरामीटर्स हैं उतने एक्स्ट्रा रोज आप खुद से क्रिएट कर रहे हो और उस डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो। पर लैम्डा इक्वल टू 0 पे कोई एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स आपने क्रिएट ही नहीं किए, ओरिजिनल डेटा सेट पे ही आपका लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए मैंने बताया था लैम्डा इक्वल टू 0 पे ओएलएस मेथड की तरह दिखाई देता है। तो वो सेम इंटरप्रिटेशन आपको यहां पे मिल रहा है सर, वो सेम इंटरप्रिटेशन यहां पे मिल रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले वापस से वो लिख लेते हैं, रूट लैम्डा, रूट लैम्डा। रिच रिग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं सर? आपके इस डेटा सेट पे लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे क्या वो हम चीज देख सकते हैं क्या कि आपके ये दोनों पैरामीटर के वैल्यूज टेंस टू 0 दिखाई देंगे, ये दोनों पैरामीटर के वैल्यूज टेंस टू 0 दिखाई देंगे। तो लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे क्या होगा? आप खुद सोचिए, लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे क्या होगा? ये भी टेंस टू इंफिनिटी दिखाएगा, ये भी टेंस टू इंफिनिटी दिखाई देगा, तो ऑटोमेटिकली यहां पे भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी कर देता हूँ। ये कंपोनेंट भी टेंस टू इन्फिनिटी है, 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 राइट? लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी मतलब क्या? इस कॉलम में ये कंपोनेंट टेंस टू इन्फिनिटी है, इस कॉलम में ये कंपोनेंट टेंस टू इन्फिनिटी है। अब थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पर वो दिमाग लगाने के लिए भी मेरे को थोड़ा एक बैकग्राउंड आपके लिए क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे है वो बैकग्राउंड। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक वेक्टर बनाया है 3D स्पेस में, 3 डायमेंशनल स्पेस में, जिसने x का डिस्टेंस 7 ट्रेवल किया है, y का डिस्टेंस 5 ट्रेवल किया है, z का डिस्टेंस 10 ट्रेवल किया है। आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू सोच सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या होगा सर? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होते आप देखोगे, राइट? वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होते हुए देखोगे। जैसे यहाँ पे x की जगह अगर मैं 15 लिख दूं, राइट, आपके वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पर क्या हो अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का वैल्यू एक्सट्रीम हाई कर दूं? जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो सेकंड कंपोनेंट है, वहां पे 15 के जगह यहाँ पे मैं अब 7000 लिख दूं, तो देखिए क्या होगा। 7000 लिखता हूं तो आपका वेक्टर वाई एक्सिस के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, ऐसा मैं सोच सकता हूं। आप समझ रहे हो क्या? कोई कंपोनेंट अगर एक्सट्रीम हाई वैल्यू ले लिया
तो वो उसी एक्सिस को फॉलो कर रहा है, आपका ये ओवरऑल वेक्टर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे वापस से करते हैं, यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ। अभी फॉर एग्जाम्पल आपके इस थर्ड कंपोनेंट पे हाई वैल्यू ले लेते हैं, 9000 ले लेते हैं, 9000। आप देखिए मैंने इस थर्ड कंपोनेंट पे 9000 वैल्यू रखा है, बाकी दो कंपोनेंट्स पे सिंपली वैल्यूज रखे हैं। तो आप देख सकते हैं आपका ये वेक्टर जेड एक्सिस को फॉलो कर रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपका ये वेक्टर जेड एक्सिस को फॉलो कर रहा है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ऐसा मैं देख पा रहा हूं, राइट। तो आपने क्या मैथमेटिकल बैकग्राउंड डेवलप किया है वो मैं बताता हूं। एक मिनट, जगह चाहिए मुझे थोड़ा। आपने क्या डेवलप किया? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक 3x1 का मैंने एक वेक्टर सोचा था, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 सोचिए, यहाँ पे 2 सोचिए। पर अगर आपका ये पर्टिकुलर कंपोनेंट मैंने टेंस टू इन्फिनिटी कर दिया, मतलब बहुत ज्यादा हाई कर दिया, तो ये वेक्टर कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में दिखाई देगा सर? इस वेक्टर के डायरेक्शन में दिखाई देगा, ऐसा आप सोच सकते हो। समझ पा रहे हो क्या? ये पर्टिकुलर वेक्टर अगर मैं इस कंपोनेंट में बहुत ही हाई वैल्यू रखूं, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा इस वेक्टर के डायरेक्शन से। ठीक है, दोनों सेम लाइन पे ऐसा मैं सोच सकता हूं, ये वेक्टर भी और ये वेक्टर भी। ठीक है, तो वो सेम लॉजिक अभी हम यहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप बी क्या कर रहे हो सर? ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कॉलम स्पेस ऑफ ए में। आपके रिच रिग्रेशन में आप क्या कर रहे हो सर? आपके इस बी वेक्टर को ऑर्थोगोनली प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कॉलम स्पेस ऑफ ए में। कॉलम स्पेस ऑफ ए का बेसिस बता सकते हो क्या मुझे सर? बेसिस बता सकते हो क्या? लैम्डा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा? बेसिस बता सकते हो क्या? मैं बेसिस ये देख पा रहा हूं, स्टार्टिंग के तीनों कंपोनेंट्स में 0 रख सकता हूं, चौथा कंपोनेंट में 1 रखूंगा, लास्ट कंपोनेंट में 0 रखूंगा। और आपका दूसरा बेसिस वेक्टर में ये देख सकता हूं, 0 0 0 0 1। ठीक है, मैं क्यों लिखा हूं आपको एक्सप्लेन करता हूं। वैसे आपको पता होगा लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो कॉलम वेक्टर है इसके डायरेक्शन में है। लैम्डा टेंस टू इन्फिनिटी पे ये जो कॉलम वेक्टर है, ये कॉलम मतलब इस वेक्टर के ही डायरेक्शन में है। ओके, तो मैं डेफिनेटली अगर ये दोनों कॉलम्स इन दोनों कॉलम्स के हेल्प से अगर बना सकता हूं, तो मेरा कॉलम स्पेस ऑफ ए के लिए बेसिस ये है। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो आपका बी वेक्टर है, क्या आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है इस वेक्टर को भी और इस वेक्टर को भी? आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इसके साथ 0 आएगा आंसर। इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, इसके साथ 0 आएगा आंसर। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरा बी वेक्टर लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे परपेंडिकुलर टू कॉलम स्पेस ऑफ क्या दिखाई दे रहा है सर? ए मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो आप प्रोजेक्शन देखने की कोशिश करोगे, जो आप वाई बार प्रेडिक्ट करोगे सर, आपके इस डेटा सेट के हिसाब से जो वाई बार प्रेडिक्ट करोगे, वो क्या प्रेडिक्ट करोगे सर? 0 प्रेडिक्ट करोगे सर, 0 प्रेडिक्ट करोगे। समझ रहे हो क्या? जो बी वेक्टर कॉलम स्पेस ऑफ ए में आप देख पा रहे हो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, वो कौन सा वेक्टर है सर? वो 0 वेक्टर है। वो एक 0 वेक्टर है। इसका साइज क्या है सर? 5x1 है। क्यों? क्योंकि आपके बी वेक्टर का साइज 5x1 है। तो बी वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जब आप देखोगे कॉलम स्पेस ऑफ ए में, वो एक 5x1 का 0 वेक्टर है। ओके, तो यहां पे आपका डब्ल्यू वेक्टर के रेस्पेक्ट में आप सोच सकते हो क्या सर क्या हुआ होगा? यहां पे मैं लिखता हूं, जैसे कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने ए डब्ल्यू हैट इक्वल टू वाई बार, इस लिनियर सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है और मुझे मेरा डब्ल्यू वेक्टर निकालना है। ये चीज हम देख चुके हैं, राइट। अगर बी वेक्टर का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कॉलम स्पेस ऑफ ए में वाई बार है, तो आप क्या सोच सकते हो मेरा डब्ल्यू वेक्टर मुझे कैसे मिलने वाला है? इस लिनियर सिस्टम को सॉल्व करके मिलने वाला है, इस लिनियर सिस्टम को। ओके, और आपके ए मैट्रिक्स में दो कॉलम्स हैं सर, एक C1 कॉलम है और एक C2 कॉलम है। ठीक है, और यहाँ पे आपके दो कंपोनेंट्स है डब्ल्यू वेक्टर में, W1 एक कंपोनेंट है, W2 एक कंपोनेंट है, जिसके आप एस्टिमेशंस ढूंढ रहे हो। पर ये जो है वाई बार वेक्टर, वो तो 0 वेक्टर है। मुझे बताइए
ये एक होमोजेनियस सिस्टम आप सॉल्व कर रहे हो, राइट? ये दो कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्या? ध्यान से देखिए मैंने क्या बताया था। ये इसके डायरेक्शन में है, ये इसके डायरेक्शन में है, और ये दो तो ऑर्थोगोनल है, तो डेफिनेटली ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो होगा क्या? अगर ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यहां पे एक ही सॉल्यूशन है। W1 हैट को भी जीरो होना पड़ेगा, आपके W2 हैट को भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या सोच सकते हो कि लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे, लैम्डा टेंस टू इंफिनिटी पे मेरा W1 एंड W2 ये दोनों पैरामीटर्स टेंस टू जीरो दिखाई देते हैं, राइट? यही तो आपके रिच रिग्रेशन की कहानी थी। मैंने बस उसको आपको एक लीनियर एल्जेब्रा का पर्सपेक्टिव दिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, यही आपकी लीनियर रिग्रेशन की कहानी थी, राइट? एक और चीज यहां पे ध्यान दीजिए, एक और चीज यहां पे ध्यान दीजिए। ये सब इरेज कर देता हूं। ओके, इरेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे बस मैं आपका ये जो मैट्रिक्स है ना वापस से यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे बना लेते हैं। -1 -2 -1 -2 0 0 1 2, और यहाँ पे क्या था सर, रूट लैम्डा था, और यहाँ पे भी एक रूट लैम्डा था। तो ओके, तो आपका मैंने ये सेम मैट्रिक्स यहाँ पे क्रिएट किया है, बस यहाँ पे रूट लैम्डा रखा है, यहाँ पे रूट लैम्डा रखा है। अभी सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल ना, ये नीचे वाला पार्टीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नीचे वाला पार्टीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये आपका x1 फीचर वाला कॉलम है, ये आपका x2 फीचर वाला कॉलम है। आप यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आपका x2 टू टाइम्स x1 है, x2 टू टाइम्स x1 है। मतलब यहाँ पे ये दोनों कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट थे, ये दोनों कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट थे। पर जैसे ही आपने यहाँ पे रूट लैम्डा और यहाँ पे इस तरह से रूट लैम्डा डायगनली ऐड किया, तो हुआ क्या सर? अभी जैसे मैं यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो सोचूंगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा सर, ये दोनों कॉलम्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, ये दोनों कॉलम्स लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो, राइट, आप किस तरह से रेगुलराइजेशन के हेल्प से, रिच रिग्रेशन के हेल्प से आपका जब ओरिजिनल एक्स मैट्रिक्स में कॉलम्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे बनाने की कोशिश करते हो। तो एक लीनियर अलजेब्रा का ये पर्सपेक्टिव है। मैं होप कर रहा हूं कि आपने ये इंजॉय किया। तो मैंने आपको रिच रिग्रेशन, ठीक है, मैप एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्सप्लेन किया था। अभी मैंने आपको आपका रिच रिग्रेशन आपके लीनियर अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को ये दोनों ही पर्सपेक्टिव नहीं बताए जाते, पर आपको ये दोनों पर्सपेक्टिव मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं होप कर रहा हूं कि आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या कभी आपने इस तरह से रिच रिग्रेशन को देखा था क्या। ओके सर, थैंक यू।